गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। 13th लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हमने दो लेक्चर इसके पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंप्लीट करा दिए थे। एक लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। उससे पहले हमने पढ़ा था क्या फ्रीजिंग पॉइंट से पहले बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभी आज की क्लास में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे किस पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन का केस है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, यही हमें डिस्कस करना। तो चलिए टॉपिक है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, बस केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरह के डिप्रेशन की कहानी है उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। जैसे पिछले टर्न पे हमने आपको दो बीकर बनाया था, उसमें फिर हम सारी चीज़ बता रहे थे एलिवेशन के दौरान, वेपर प्रेशर के दौरान, वही काम फिर से दोबारा करना है। हमने कहा ये एक बीकर है, इसमें हमने ये कहा कि ये हमारा सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट हमने पहले कंसीडर किया। इस सॉल्वेंट को हम क्या लेते हैं, इस सॉल्वेंट को हम फर्स्ट कंपोनेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हमें पहले से नोन होगा। हम कहते हैं कि जब हम इस सॉल्वेंट की अपनी खुद की कुछ न कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगी, तो हम कहते हैं इस सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे हम TF नॉट कहते हैं। यानी TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी उसे हम क्या कहते हैं, TF नॉट कहते हैं। हम कहते हैं इस सॉल्वेंट में हमने किसी सॉल्यूट का एडिशन करा है। जब हम इस सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का एडिशन कराते हैं, ये जो सॉल्यूट है ये सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। जब हम किसी सॉल्यूट का एडिशन कराएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हम क्या पाएंगे, इसकी बात हम आपसे करते हैं। ओवरऑल रिजल्ट में हमें क्या मिला, ये जो मिला ये बन के क्या मिला, ये मिला हमें सॉल्यूशन। अब बेटा ओवरऑल रिजल्ट में अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, हमने कहा किसी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट का एडिशन कराते हैं, ओवरऑल रिजल्ट हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम कहते हैं जो सॉल्यूशन मिला उसकी भी तो अपनी कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगी, कहे हाँ, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने ऑब्टेन किया वह फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है। यहाँ पर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मिला, यहाँ पर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ी होगी या घटी होगी, यही हमें करना था। हमने कहा कि जब हमें सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट था तो उसकी खुद की कुछ न कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगी, सही बात है। अगर हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट की खुद की कुछ न कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगी, यानी किसी एक टेम्परेचर पर वह फ्रीज हो रहा था, कहें हाँ, कहें जब उसमें हमने शुगर मिलाया, चीनी मिलाया, कुछ भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का एडिशन किया, तो उसके एडिशन की वजह से सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया, यानी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कंसंट्रेटेड है, यानी वो गाढ़ा है। अब इसको फ्रीज करने में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, अब यही समझना है। हम कहते हैं जो सॉल्वेंट है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या थी, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस थी, पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहे थे, सपोज किया। हम कहते हैं लेकिन शुगर सॉल्यूशन को अगर फ्रीज करना है तो वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसको फ्रीज करने के लिए हमें -10 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर देना पड़ा। तब बताइए 0 बड़ा है या -10, तो कहते हैं 0 बड़ा है, तो -10 तो छोटा हो गया ना। हमने कहा कि जो सॉल्वेंट है ये 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, लेकिन जो सॉल्यूशन बना ये किस पे फ्रीज होगा, कहते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, क्योंकि हम नंबर लाइन पे ये तो जानते ही हैं कि 0 इधर आता है और -10 इधर आता है। इसका मतलब ये लेस है और ये क्या है, मोर है, यानी ग्रेटर अमाउंट में ये 0 हो गया, 0 की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम कहते हैं इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट थी वो ज़्यादा थी और यहाँ पर गए तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गई, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज टू मच हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट by subtracting
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस केस में चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो, यानी हम कहते हैं हमें चेंज इन एफपी चाहिए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज चाहिए, तो अगर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ निकालेंगे। डेल्टा टीएफ का मतलब हो गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हम कहेंगे उसको निकालने का तरीका है कि टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब ध्यान से सुनना, हमने टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्यों किया, क्योंकि टीएफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है और टीएफ की क्या है, कम है, क्योंकि हमने यहां पर बताया ये हमारा टीएफ है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टीएफ है और ये क्या है, टीएफ नॉट, यानी टीएफ नॉट ग्रेटर देन टीएफ, दैट्स व्हाई वी हैव टू सबट्रैक्ट टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी कि हमें टीएफ फ्रॉम टीएफ नॉट ऐसे करके समझना था। तो टीएफ नॉट में से हमने टीएफ को घटा दिया। हम कहते हैं कि ये जो घट बढ़ रहा ये किसकी वजह से है, हमने अभी पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ तो हमने कहा मोलैरिटी की वजह से, यानी जो सॉल्यूट ऐड किया गया कितने में ऐड किया गया, तो हम मोलैरिटी की वजह से ये चीज पढ़ रहे थे। वैसे ही यहां पर हम पढ़ते हैं कि डेल्टा टीएफ में जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से, हम कहते हैं मोलैरिटी की वजह से। तो हमने कहा कि डेल्टा टीएफ में चेंज मोलैरिटी की वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके केएफ इंटू एम लिखते हैं। तो केएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। केएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, नाम लिख लीजिएगा, वेयर एम इज मोलैलिटी एंड केएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट भी किया हुआ है। हमने कहा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, हमने यहां तक लिख दिया। अगर हम कहते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम हो गया, तो केएफ की वैल्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, एम की जगह पर मोलैलिटी है, तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने कहा कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, केएफ वैसे रहने दो, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही पढ़े है ना, सॉल्वेंट का मास किस में लेंगे, केजी में। अगर ग्राम में आता है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो केएफ इंटू नंबर ऑफ मोल निकालना है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड कंपोनेंट, तो W2 अपान M2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम ग्राम में लेते हैं तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो W1 अपान 1000 हो गया। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि केएफ को ऐसे ही रहने दो, W2 को ऐसे ही रहने दो, 1000 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से W1 इंटू M2 हो जाएगा। यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी, हमने कहा ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये भी डेल्टा टीएफ की है। तो अगर ये डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब जो कल की क्लास में हमने बात की थी वही सेम टू सेम बातचीत आज भी। डेल्टा टीएफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिख सकते हैं। यानी जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको यहां से क्या मिलेगा, W2 आपको मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा। डायग्राम तुरंत बना लिया करो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से आपको W1 मिल जाएगा बेटा, टीएफ नॉट आपको यहां से मिलेगा, टीएफ यहां से मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे तो सारी चीजें एक एक करके नोन है, यानी टीएफ क्या होगा, टीएफ नॉट क्या होगा, W2 क्या होगा, M2 क्या होगा, सारी नोन है। हमने कहा कि अगर हम डेल्टा टीएफ की जगह टीएफ नॉट माइनस टीएफ ब्रेक करके लिख दे तो कोई परेशानी नहीं है, आप टीएफ नॉट माइनस टीएफ आसानी से ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। और मान लो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था, है ना, अगर मान लो फ्रीजिंग पॉइंट की केस में हमने कहा किसी को वाटर में डिजॉल्व हमने किया, अब वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आपको 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लेना होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपने पढ़ा है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, तो कितना हो जाएगा, 0 रखोगे डिग्री सेल्सियस की जगह पर तो आंसर आएगा 273.15 केल्विन। यानी कि आप यहां पर 273.15 भी पुट कर सकते हैं, किसकी जगह पर, टीएफ नॉट की जगह पर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में अगर वाटर रहेगा तो आप वहां 273 केल्विन पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल करके आप सीधा सीधा उसके साथ माइनस करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरी बात हमारी जो हो रही थी ये किस पर थी, फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर आपसे ये डिस्कशन किए तो हम इसमें थोड़ा और आगे भी चल सकते हैं और एक बात आपको और समझा सकते हैं, वो कैसे जरा देखिएगा।
अब हमें क्या देखना है इसमें, देखना ये है कि हमने जैसे ये कहा, एक हमारा ये मान लो बीकर, ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें हम किसी सॉल्यूट का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ये हमारा सॉल्वेंट है, हमने कहा ठीक है, ये सॉल्वेंट को हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया और सॉल्यूट हमारा सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। हम कहते हैं इसका एडिशन कराएंगे और जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत ऐसे डायग्राम बना लो तो आपको बहुत बेटर समझ में आ सकता है, ये सॉल्यूशन है ना। और अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M था, M की जगह पर हमने W2 इंटू 1000 कर दिया और नीचे क्या आ जाएगा M2 इंटू W1। कहें हाँ बात तो ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। हम कहते हैं ये डेल्टा TF का फॉर्मूला है। अब इस डेल्टा TF के फॉर्मूले में हम TF नॉट माइनस TF किया और ये फॉर्मूला हमने चेंज करके ये कर लिया, यानी W2 इंटू 1000 और ये नीचे क्या हो गया बेटा M2 इंटू W1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कहें हाँ सर, अगर ये हमारा TF नॉट के टर्म में फॉर्मूला हो गया। अब हम कहते हैं इस क्वेश्चन में आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पल आपको कोई भी समझना है तो इस एग्जाम्पल को समझने का ये बेहतरीन तरीका है। हम आपसे क्वेश्चन ये दे देते हैं कि मान लीजिए जो हम मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं और कितने में मिला रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि 1800 ग्राम हम पानी ले लेते हैं, 1800 ग्राम पानी ले लेते हैं और इसमें 360 ग्राम हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। 360 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड इन 1800 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। हमने कहा कि इस केस में ये जो TF नॉट यहां होता है और ये TF हमारा यहां होता है, ये हुआ, हाँ बात तो सही है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया कि TF की वैल्यू बताइए, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर जरा एक एक चीज हमें कैलकुलेट करके समझाइए ना। हम कहते हैं ये W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 ग्राम हो जाएगी, सिंपल सा केस है। कहते हैं M2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 ग्राम पर मोल हो जाएगी, सिंपल सा केस है। कहें सर कैसे, क्योंकि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होता है, मोलर मास होता है, वो कितना होता है 180 ग्राम। तो मोलर मास निकालोगे तो ग्राम पर मोल उसकी यूनिट होती है, तो 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। हम कहते हैं यहां से हमें W1 नोन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहें सर M1 भी निकाल लें क्या, यानी कि मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि वाटर का मास 18 ग्राम पर मोल है, लेकिन क्या करोगे निकाल के, जब वो पूछा ही नहीं है तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। W1 हमने 1800 निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम देख पा रहे हैं बोर्ड पर W2 हमें दिया हुआ है, क्या हाँ, M2 हमें दिया है 180, पुट कर लेंगे। W1 1800 दिया है, पुट कर लेंगे। 1000 दिया है, ये तो पुट रहेगा ही। KF की वैल्यू क्वेश्चन में 5.12 1.86 कुछ ऐसे दी रहेगी। क्वेश्चन में आपको KF की वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करना होगा आपको रख करके। मान लो ये भी नोन है। हमने कहा कि हमें निकालना क्या है, हमें TF निकालना है। ये देखो TF इसे निकालने का रहा है, लेकिन TF दो अननोन है, थोड़ा ना निकल पाएगा, एक ही तो अननोन निकल सकता है ना। हमने कहा हमें TF निकालना था। हम कहते हैं ये वैल्यूज पुट करके हम इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है तो TF निकलेगा कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है ना। हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना बेटा कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये वाटर है, यानी पानी। तो पानी की फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस आपको मालूम है तो यहां पर 273 केल्विन लिखने में आपका क्या जा रहा है, क्या जा रहा था, कुछ नहीं ना। ये तो आपकी कॉमन सेंस की बात हुई। तो सीधा TF नॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे, 273, और इधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जनरली अगर आपको कोई वाटर के अलावा कोई कंडीशन होगी तो वहां पर आपको इस TF नॉट की वैल्यू दी जाएगी, या तो TF नॉट की या तो TF की दी रहेगी। या फिर अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि आपको ये जो ग्लूकोज हमने बताया ये हम ग्लूकोज ना बताएं, हम कहते हैं 360 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1800 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सपोज करो ये ग्लूकोज हम ना बताएं, ग्लूकोज नहीं बताएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, नहीं मिलेगी, यानी कि हमें M2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस केस में हमें TF नॉट के साथ TF भी देना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में आपको TF नॉट भी दिया रहेगा, TF भी दिया रहेगा, आपको क्या निकालना होगा, M2। तो M2 आपको निकालना होगा, तो ये TF नॉट और TF मिलेगा। या फिर हो सकता है TF नॉट और TF ना दे करके चेंज इन
TF दे दे, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सीधा दे दे, कितने इतने केल्विन का चेंज हो रहा है तो सीधा वैल्यू पुट हो जाएगी, क्या दिक्कत है। M2 हम आसानी से निकाल लेंगे। ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो मोलर मास निकालने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा आपसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन को निकालने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये जरूरी नहीं है कि TF नॉट और TF दिया ही हो, अगर दोनों नहीं देगा तो आपसे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कहेगा क्वेश्चन में, तो डेल्टा TF निकालने को कहेगा, तो डेल्टा TF कहेगा तो KF W2 1000 M2 W1 ये सारा दिया रहेगा, तो डेल्टा TF निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, डेल्टा TF की आएगी, और डेल्टा TF आप आसानी से निकाल सकते हो। और वैसे भी अगर मान लो यही क्वेश्चन है कि TF निकालना था तो पहले डेल्टा TF निकाल लेते, और जानते हो आपकी डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है, TF नॉट माइनस TF के बराबर होती है। और ऐसी सिचुएशन में ये TF कितना है 273, और तुम्हें क्या चाहिए TF, डेल्टा TF तुमने कैलकुलेट कर ही लिया है, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे, कहां से निकाले, यहां से, तो आपको TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूले में प्लेस करके क्वेश्चन को आप आसानी से अंत कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बात बताई जा रही थी ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी, ये पूरी की पूरी कहानी फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आपको वहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट को, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन किस लेवल का है और क्या पूछा गया है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपको बीकर दे दिया जाए, सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपको ये दोनों लाइन ऐसे बना लेनी है। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड है, इसको एकदम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी बहुत किताबों से मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत किताब से पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन अराइज होना पक्का है, क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, तो आप बहुत ज्यादा किताब से मत पढ़िए। अब आपको पता है यहां से दो बातें आपको जानकारी में मिल जाएंगी, एक W2 मिलेगा, एक M2 मिलेगा। यहां से आपको W1 मिलेगा और M1 मिलेगा, लेकिन हमें M1 की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, W1 की। हमने कहा यहां से हमें 3 बातें मिल गई, हमें M1 से कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात। अब हम जानते हैं कि यहां से हमें TF नॉट मिलेगा, और जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, TF मिलेगा। अब TF नॉट TF में से कोई एक, अब देखो क्वेश्चन में चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, 3 बातें हमने बताई, चाहे TF नॉट पूछेगा, चाहे TF पूछेगा, चाहे M2 पूछेगा, या बहुत अगर मोह हो गई आपसे एग्जामिनर को तो बड़ा प्यारा सा सवाल डेल्टा TF पूछ लेगा। और फॉर्मूला हमारे पास एक ठो है, वही लगाना है। यानी हमने कहा कि फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000। W2 कहने का मतलब ये 2 डिनोट करता है सेकंड वाले को, यानी सॉल्यूट, जो सेकंड बोला जा रहा है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को ही तो बाद में मिलाया है। तो KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसको थोड़ा सा और तोड़ करके हमने ये बना लिया है कि ए तुम्हें हम निपटा देंगे, ये लो M2 इंटू 1000। अब आप देखिए एक फॉर्मूला ये, एक ही, और दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से दोनों रिलेटेड है। इन्हीं दोनों के बेसिस पर पूरी की पूरी ज्ञान की बातें आपकी हो जाएंगी। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अंजाम देने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास पर्याप्त है, काफ़ी है, और इसके बेसिस पर आप किसी भी क्वेश्चन को, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। TF क्या है, TF नॉट क्या है, KF क्या है, बस इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किसकी मीनिंग क्या है। अगर ये नहीं पता होगा और आप क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे, निपट सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने से पहले ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि डेल्टा TF क्या है, KF क्या है, TF नॉट क्या है, ठीक है, W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है। अभी हमने बता दिया W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं, आप इसे साथ में फॉर्मूले के लिख भी लीजिएगा। ये लेक्चर आज के लिए बस इतना ही है। आपको अभी तक जो भी बातचीत हम समझा रहे थे उसमें हमने आपको ये बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है,
ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से घटती दिखाई दे रही है, देखिए नाम से समझ में आता था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब घटना, एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घटना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में किस प्रकार से घटोत्तरी हुई, कैसे घटा, कौन सी वजह से घटा, मोलैलिटी का रोल क्या था, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर हम लेक्चर नंबर 14 के अंदर आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें जिससे कि हर कोई साक्षर हो सके और हमें सफलता हासिल हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे क्या ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ लेक्चर नंबर 14 की करेंगे बात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।